फाइंड इंटीग्रल ऑफ साइन 2x बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अगर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की बात ना की जाए तो हम साइन 2x का इंटीग्रल ऑफ, ये इंटीग्रल का साइन है, इंटीग्रल ऑफ साइन 2x, और ये वेरिएबल यदि x है तो विद रिस्पेक्ट टू x के लिए हम लिखेंगे dx। अगर वेरिएबल y होता तो हम यहाँ dy लिखते। ये विद रिस्पेक्ट टू x के लिए होता है, विद रिस्पेक्ट टू x मतलब वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो हमें मालूम है कि साइन 2x dx का इंटीग्रल जो है माइनस कोस 2x होगा, माइनस कोस 2x। साइन x का डेरिवेटिव, कोस x का डेरिवेटिव होता है साइन x, इसलिए साइन x का इंटीग्रल होगा माइनस कोस x। और जब साइन फंक्शन का एंगल 2x है तो चेन रूल से, जैसे डेरिवेटिव में चेन रूल मल्टीप्लाई होता है, ऐसे ही इंटीग्रल में चेन रूल जो है डिवाइड में जाता है। तो 2x का जो डेरिवेटिव कर रहे होते तो चेन रूल में 2 इंटू होता, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जो चेन रूल का 2 है वो इसे डिवाइड करेगा। और जब भी हम इनडेफिनिट इंटीग्रल को सोल्व कर रहे होंगे जिसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट ना हो, तो हम प्लस सी, ये जो कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन का, ये हम ज़रूर मेंशन करते हैं। तो हमें सिर्फ इतना ही करना था अगर बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ना लिखा होता तो। अब क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स ऑपरेशन होता है, इसलिए हमें डिफरेंशिएशन का नॉलेज होना चाहिए। हमें मालूम है डेरिवेटिव ऑफ कोस x विद रिस्पेक्ट टू x ये माइनस साइन x होता है, इसलिए साइन x का इंटीग्रल जो है वो माइनस कोस x होगा। ये फंक्शन साइन x, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है, साइन x का इंटीग्रल वही फंक्शन होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेशंस होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो साइन x का इंटीग्रल होगा, जब इंटीग्रल का साइन होगा तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू जरूर लिखा होगा, और डेरिवेटिव के साथ विद रिस्पेक्ट टू नीचे लिखा होता है अपॉन में, क्योंकि इन्वर्स ऑपरेशंस हैं इसलिए सब कुछ उल्टा है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx जो है वो माइनस कोस x होगा, और प्लस सी तो हम मेंशन करते ही करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव में जितने भी को से शुरू होने वाले फंक्शन हैं, अगर क्वेश्चन को में है तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा डेरिवेटिव में, और इंटीग्रेशन में जो आंसर्स को के साथ शुरू होंगे, जो आंसर को से शुरू होगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। डेरिवेटिव में क्वेश्चन को में है तो आंसर माइनस में आएगा, और इंटीग्रेशन में जिस क्वेश्चन का आंसर को में आ रहा है वो नेगेटिव आएगा। इसी को बोलते हैं इन्वर्स इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेशंस हैं। इसी तरह से अगर हम कोस 2x हमारे पास होता, एंगल कोस का 2x होता और उसका डेरिवेटिव करना होता, डेरिवेटिव ऑफ कोस 2x विद रिस्पेक्ट टू x करना होता, तो हम लिखते माइनस साइन 2x, एंगल तो साइन 2x आएगा। लेकिन अब जो चेन रूल है, इनटू में चेन रूल भी चलती है, 2x का चेन डेरिवेटिव 2 होता है, तो इसलिए इनटू में 2 भी आएगा इसके साथ। तो ये तो डेरिवेटिव हो गया। लेकिन अगर मान लो हमें साइन 2x का इंटीग्रेट करना होता, साइन 2x का, जैसे इस क्वेश्चन में इंटीग्रेट किया है हमने, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आंसर को में आ रहा है, तो पहली बात तो माइनस का को आएगा, कोस, एंगल तो 2x रहेगा। अब डेरिवेटिव में जो 2x का चेन इनटू में आई थी, इंटीग्रेशन में जो 2x की चेन है 2, वो डिवाइड में जाएगी, तो 2x का जो डेरिवेटिव होता है इनटू में ना होके इंटीग्रेशन में डिवाइड करेगा फंक्शन को।
और प्लस का सी तो मेंशन करते ही हैं। इसीलिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के बिल्कुल इन्वर्स ऑपरेशंस हैं। डेरिवेटिव में चेन रूल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इंटीग्रेशन में चेन रूल डिवाइड कर रहा है। अब जहाँ तक इस क्वेश्चन को बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करने की बात है, अगर बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की करें तो हमें सबसे पहले देखना है कि sin 2x ऐसा फंक्शन जरूर है मैथ में जिसका डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू x को sin 2x मिलना चाहिए। तो हमें मालूम है कि sin 2x, साइन का एंगल 2x तभी होगा जब कोस का एंगल 2x होगा, तभी साइन का एंगल 2x आ पाएगा डेरिवेटिव में। लेकिन जब हम cos 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो cos 2x का डेरिवेटिव पहली बात तो नेगेटिव साइन x आता है, और चेन रूल से 2x का डेरिवेटिव इनटू में 2b आएगा। तो डेरिवेटिव हमें cos 2x का करना पड़ेगा, तभी sin 2x मिलेगा। लेकिन cos 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो नेगेटिव साइन और 2 चेन रूल से एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो अब हमें तो सिर्फ sin 2x का आंसर चाहिए, sin 2x का इंटीग्रल चाहिए। तो sin 2x के इंटीग्रल के लिए हम -2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। ऐसा हम इक्वेशन में कर सकते हैं। जब हम -2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो sin 2x हमारे पास लेफ़्ट साइड में रह गया, और जब इसको -2 से डिवाइड करेंगे तो d बाई डेरिवेटिव ऑफ -1/2 आ जाएगा। -2 से डिवाइड करने पे -1/2 के साथ cos 2x और विद रिस्पेक्ट टू x के लिए dx लिखेंगे। तो हमें ऐसा फंक्शन मिल गया जिसका डेरिवेटिव sin 2x होता है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने के लिए हमें मालूम है इंटीग्रल के साइन में dx का होना ज़रूरी है, इसलिए इंटीग्रल का साइन लेने से पहले बोथ साइड dx को पहले इधर लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, dx यहाँ आ गया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखेंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड में हम इंटीग्रल का साइन लगाएंगे। और अब हमें एक बात पता होनी चाहिए कि इंटीग्रल का साइन और d ये समझ लो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। जैसे d 2/3 है तो इंटीग्रल का साइन 3/2 हो गया। इंटीग्रल का साइन और d ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, और रेसिप्रोकल्स में जैसे 2/3 और 3/2 ये कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह से इंटीग्रल का साइन और d जहाँ पर भी हमें दिखाई देगा एक साथ, वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो इंटीग्रल का साइन यहाँ तो d है नहीं, तो यहाँ तो हमने लिखा इंटीग्रल का साइन के साथ sin 2x dx और इज इक्वल टू, अब ये इंटीग्रल का साइन d के साथ है तो ये तो कैंसिल हो गए। तो हमें मिला -12 cos 2x, -12 cos 2x। अब हम प्लस का सी इसलिए मेंशन नहीं करते इन क्वेश्चंस में क्योंकि इसमें एन इंटीग्रल कहा गया है। फाइंड एन इंटीग्रल क्वेश्चन में कहा है, एन इंटीग्रल मतलब एक इंटीग्रल चाहिए, और प्लस सी लिखने से तो फैमिली ऑफ इंटीग्रल्स मिल जाते हैं। इसलिए अब हम प्लस सी मेंशन नहीं करते जब हम बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के लिए करते हैं काम, और एन इंटीग्रल चाहिए, फाइंड एन इंटीग्रल ऑफ sin 2x, तो एक इंटीग्रल तो हमें मिल गया। तो बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में हम ऐसे करते हैं, और बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हो या वैसे सिंपल इंटीग्रल का करना हो, तो ये जो है डिफरेंशिएशन का जो हमारा नॉलेज है उसी पर डिपेंड करता है कि इंटीग्रेशन हम कितनी अच्छी तरह से सीख पाएंगे। अब इसके सेकंड क्वेश्चन में हमें कहता है cos 3x का इंटीग्रल निकालो बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अगर बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की बात ना की जाए तो हमें इंटीग्रल लिखना है, ये इंटीग्रल का साइन हुआ, और cos 3x लिखना है। cos 3x का इंटीग्रल चाहिए हमें, और इंटीग्रल का साइन हो तो जो भी वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू dx, जैसे x है तो विद रिस्पेक्ट टू x लिखना होगा dx, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत माना जाएगा। हमें मालूम है जैसे साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, इसलिए cos x का इंटीग्रल sin x होगा, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेशंस हैं। तो इसलिए इंटीग्रल ऑफ cos 3x हमें sin 3x मिलेगा।
अब क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर को में शुरू नहीं हो रहा है, इसलिए इंटीग्रल के जो क्वेश्चंस जो आंसर्स को से शुरू नहीं होते वो पॉजिटिव ही रहते हैं। और जो 3x का चेन रूल डेरिवेटिव में तो इनटू में होता है और इंटीग्रेशन में वो डिवाइड करता है फंक्शन को। और प्लस सी तो लिखेंगे ही लिखेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रल जिसमें लोअर अपर लिमिट नहीं होती उसमें प्लस का सी जरूर मेंशन किया जाता है। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर हमें बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की बात ना होती तब हमें इतना ही करना था, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। लेकिन अगर वो बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की बात करता है तो हमें cos 3x का इंटीग्रल चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि cos 3x जो है किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव तो ज़रूर है। हमें यहाँ वो फंक्शन ढूंढना है, ये इसकी सर्च करनी है हमें डिफरेंशिएशन के नॉलेज से कि जिसका डेरिवेटिव cos 3x हो। अब हमें मालूम है cos 3x के लिए हमें sin 3x तो चाहिए। sin का एंगल 3x जब तक नहीं होगा cos के साथ 3x आएगा नहीं। लेकिन जैसे ही sin 3x हम लिखेंगे तो 3x चेन रूल से इनटू में 3 भी आएगा इसके साथ। तो sin 3x का डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू x कुल मिला के हमें 3 cos 3x मिलेगा। अब हमें 3 फालतू मिल गया, ये 3 एक्स्ट्रा है तो दोनों तरफ हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली cos 3x का इंटीग्रल चाहिए। तो जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल गया cos 3x, ये 3 से डिवाइड हो गया। इधर भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 cos sin 3x हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ 1/3 sin 3x विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रल, अब हमें ये फंक्शन मिल गया 1/3 sin 3x। ये ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव cos 3x है। हमें यही ढूंढना था, हमने सर्च कर ली उस फंक्शन की जिसका डेरिवेटिव cos 3x है। अब हमने करना क्या है कि इंटीग्रल का साइन लेना दोनों तरफ। और इंटीग्रल का साइन लेने से पहले हमें मालूम है कि इंटीग्रल का जब भी साइन लेंगे हम तो dx होना चाहिए इसके साथ विद रिस्पेक्ट टू x के लिए। तो dx यहाँ से हट के इधर आएगा। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखेंगे हम। अब cos 3x dx का इसका तो इंटीग्रल चाहिए हमें, इंटीग्रल ऑफ cos 3x dx। और इंटीग्रल का साइन और डेरिवेटिव क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होती हैं तो ये कैंसिल हो गए। तो हमें कुल मिला के 1/3 sin 3x मिला, 1/3 sin 3x। और प्लस का सी मेंशन तब करते हैं जब n इंटीग्रल ना लिखा होता। अब क्योंकि n इंटीग्रल तो एक इंटीग्रल तो हमें मिल ही गया। अब हम देख सकते हैं cos 3x का इंटीग्रल हमने जब डायरेक्ट किया तो ये एक ही लाइन में आंसर था। बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में हमें उस फंक्शन को ढूंढना होता है जिसका डेरिवेटिव गिवन फंक्शन है। तब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और इंटीग्रेटिंग करने से पहले, इंटीग्रेशन से पहले हम dx को शिफ्ट करते हैं। तो ये है बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन और ये डायरेक्ट मेथड है। यहाँ हमें e⁻²x का इंटीग्रल करना है बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अगर हम बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से ना करते तो हम लिखते इंटीग्रल ऑफ e⁻²x। अब वेरिएबल 2x है तो विद रिस्पेक्ट टू x के लिए dx लिखेंगे। और हमें मालूम है e की x का डेरिवेटिव e की x ही होता है, इसलिए e की x का इंटीग्रल भी e की x ही होगा। लेकिन 2x है तो हम इंटीग्रल होगा हमारा e की 2x। अब डेरिवेटिव में तो चेन रूल मल्टीप्लाई में होता है और इंटीग्रल में चेन रूल डिवाइड करेगा। और 2x का चेन रूल 2 मिलेगा हमें डेरिवेटिव में, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे फंक्शन को और प्लस का c जरूर मेंशन करेंगे। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये इतना ही था। अगर बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की बात ना की जाए तो क्वेश्चन इतना ही है। अगर हमें बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की बात करनी है तो सबसे पहले हम e⁻²x में हम उस फंक्शन को ढूंढेंगे जिसका डेरिवेटिव e⁻²x है। तो इसके लिए हमें मालूम है e की 2x ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि e की पावर यदि 2x है तो e⁻²x ही लिखना होगा। लेकिन जब e⁻²x लिखेंगे हम, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो e की 2x के साथ इनटू में 2 और आ जाएगा डेरिवेटिव में। इनटू में होता है चेन,
चेन रूल इनटू में चलता है। अब हमें e की 2x की जगह 2e की 2x मिल गया, e की 2x का डेरिवेटिव, लेकिन हमें तो वो फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव सिर्फ e की 2x हो। तो 2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो e की पावर 2x, ये 2 से डिवाइड किया तो इधर भी 2 से डिवाइड करना होगा, तो 1/2 e की 2x हो गया। डेरिवेटिव ऑफ 1/2 e की पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू x के लिए dx है। अब हमें वो फंक्शन मिल गया जिसका डेरिवेटिव e की 2x है। इंटीग्रल का साइन दोनों तरफ लेने से पहले dx हमारा शिफ्ट होता है, क्योंकि इंटीग्रल के लिए साथ में विद रिस्पेक्ट टू x लिखना होता है, dx तो लिखना ही होता है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड जब लिखेंगे तो e की 2x dx का इंटीग्रल जो है, e की 2x dx का इंटीग्रल जो है वो इंटीग्रल का साइन और डेरिवेटिव एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये कैंसिल हो गए। तो हमें मिला हाफ e की 2x और प्लस का c मेंशन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि n इंटीग्रल चाहिए। अगर n इंटीग्रल ना लिखता, सिर्फ इंटीग्रल होता, तो हम प्लस का c जरूर मेंशन करते। तो e की 2x dx का इंटीग्रल बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से तो ये है, और बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से ना कहा जाए, वैसे हमें कहा नहीं जाएगा, क्वेश्चन में कभी भी ऐसे नहीं आता कि बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन करो। तो इस e की 2x का इंटीग्रल सिर्फ इतना ही था। अगर ये बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की रिस्ट्रिक्शन ना हो तब हम इसे सोल्व करेंगे, जो होती नहीं है क्वेश्चन में। इंटीग्रल करना है हमें ax प्लस बी के होल स्क्वायर का, और क्योंकि वेरिएबल x है तो विद रिस्पेक्ट टू x के लिए dx हमें लिखना होता है। अब इसमें लगेगा पावर रूल लगेगा। जब तक ये जो फंक्शन है पावर को छोड़ के, अगर पावर के ऊपर को हम ढक लें और ये जो फंक्शन है अगर ये लीनियर फंक्शन है तो पावर रूल अप्लाई होगा इंटीग्रेशन में। और पावर रूल कहता है पावर इंक्रीज्ड बाय 1 एंड डिवाइड बाय सेम इंडेक्स। जो भी फंक्शन है अगर वो लीनियर है तब तो ax प्लस बी की पावर को पावर इंक्रीज्ड बाय 1, पहले पावर को इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होके पावर 2 की पावर हो जाएगी 3, ये इंक्रीज होगी, पावर इंक्रीज्ड बाय 1 एंड डिवाइड बाय सेम इंडेक्स, तो 3 से ही डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड मतलब 1/3 आ जाएगा। और अब चेन रूल का है, जो चेन रूल कहती है अगर डेरिवेटिव होता तो ax प्लस बी का चेन आता a, तो इंटू a करते। अब क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटू चेन रूल इंटू करने की बजाय डिवाइड होएगी, तो 1/3 के साथ a जो है 3 के साथ ही आके बैठेगा। 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब, ये कुल मिला के ax प्लस बी के होल स्क्वायर का इंटीग्रल आ गया। और प्लस c तो मेंशन जरूर करेंगे क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल जिसमें लोअर अपर लिमिट नहीं होती उसमें प्लस c जरूर मेंशन करते हैं। तो ये हो गया। अगर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की बात ना होती तो इतना ही करना था। और मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की जहाँ तक बात है, अगर हम उससे करेंगे तो जो फंक्शन है हमारे पास ax प्लस बी का होल स्क्वायर, हमें उस फंक्शन की तलाश करनी है जिसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वेरिएबल x है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर हो। और हमें पता है डेरिवेटिव में पावर कम्स डाउन एंड रिड्यूस्ड बाय 1, पावर रूल ये होता है अगर लीनियर फंक्शन है तो ax प्लस बी इसका होल क्यूब हुआ होगा तभी पावर रिड्यूस होकर 2 बनेगी। लेकिन जब ax प्लस बी के होल क्यूब को हम पावर कम्स डाउन भी करते हैं एंड रिड्यूस बाय 1, जब पावर 2 होगी तो पहले पावर कम्स डाउन मतलब पावर इनटू होती है, पहले पावर जो है नीचे आती है, फंक्शन से इनटू होती है और फंक्शन की पावर 1 कम रह जाती है। ये अब चेन रूल से इसका ax प्लस बी के होल स्क्वायर के साथ a है तो a भी इंटू होके आएगा, तो 3 के साथ ही a लिख देते हैं। तो कुल मिला के हमें ax प्लस बी के होल क्यूब का डेरिवेटिव मिलेगा 3a इंटू ax प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन हमें तो ax प्लस बी के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रल चाहिए, तो इसलिए ये 3a एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास। ax प्लस बी का होल क्यूब करने पर 3a एक्स्ट्रा आ गया ax प्लस बी के होल स्क्वायर के साथ, तो 3a से डिवाइड करेंगे बोथ साइड। तो जब दोनों तरफ हम
3a से डिवाइड करेंगे तो इस तरफ तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर रह गया, और सामने जो है डेरिवेटिव ऑफ ये 3a से डिवाइड करेंगे तो 1/3a के साथ आ जाएगा, 1/3a के साथ फंक्शन आ गया ax प्लस बी का होल क्यूब। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रल ले लेंगे क्योंकि हमें ऐसा फंक्शन मिल चुका जिसका डेरिवेटिव जो है ax प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब इंटीग्रल बोथ साइड करने से पहले dx जो है इसके साथ होना चाहिए, क्योंकि जब इंटीग्रल का साइन होता है तो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल लिखा होता है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड से पहले dx शिफ्ट किया। अब हमें मालूम है ax प्लस बी के होल स्क्वायर का हमें इंटीग्रल मिल जाएगा, ax प्लस बी के होल स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल हमें मिला। इंटीग्रल का साइन और डेरिवेटिव तो आपस में कैंसिल होते हैं क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं ये। तो 1/3a इंटू ax प्लस बी का होल क्यूब, और प्लस सी मेंशन करना चाहें, n इंटीग्रल में तो प्लस सी मेंशन नहीं करते, लेकिन इंटीग्रल हो n ना हो, फाइंड द इंटीग्रल हो तो प्लस सी लिखते हैं। तो जब हमने सीधा किया तो डायरेक्ट एक ही लाइन में आंसर मिल गया था हमें, लेकिन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यदि कहता तो ऐसे करना होगा, जबकि वो बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ऐसा कुछ मेंशन करता नहीं है एग्ज़ाम में। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था, 3 तो पहले कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। अगर हम बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की परवाह ना करें, सिर्फ sin 2x फॉर e की पावर 3x को इंटीग्रल ढूंढना चाहें, तो हम इंटीग्रल ऑफ sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x विद रिस्पेक्ट टू x लिखना होगा, वेरिएबल x है तो dx लिखेंगे। अब अगर हम इसे डायरेक्ट करना चाहें विदाउट मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, जैसा कि पेपर में तो कहा नहीं जाता, तो हमें मालूम है sin 2x का जो इंटीग्रल होगा वो कोस में आएगा तो माइनस के साथ आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो भी क्वेश्चंस के आंसर को में होते हैं वो नेगेटिव साइन के साथ आते हैं। तो पहली बात तो माइनस का साइन आएगा, कोस का एंगल 2x, और 2x का जो चेन रूल 2 होता है डेरिवेटिव में इनटू होता है और इंटीग्रल में डिवाइड करता है फंक्शन को, तो डिवाइड बाई 2 हो गया। ये तो इसका हो गया sin 2x का। अलग अलग कर लिया हमने, 2 क्वेश्चंस अलग लिख लो, इसका इंटीग्रल माइनस 4 e की पावर 3x का इंटीग्रल अलग लिख लो, 2 क्वेश्चन बना दो। फिर ये माइनस का साइन है और 4 तो लिखना ही है, कांस्टेंट बाहर, और e की 3x का इंटीग्रल होता है e की 3x ही आएगा। डेरिवेटिव e की x का e की x ही होता है, इंटीग्रल भी e की x का e की x ही होगा। लेकिन 3x है तो 3x से जो चेन रूल डेरिवेटिव में इनटू होती है वो डिवाइड करेगी इंटीग्रल में, तो 4 के अपॉन में 3 यहाँ लिख दो, और प्लस का c अब जरूर मेंशन करेंगे, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको मेंशन जरूर करते हैं। तो कुल मिला के हमें ये आंसर मिल गया। अगर हमें बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन करना है इसे, तो ये 2 अलग अलग टर्म हो गए, sin 2x का अलग कर लो और 4e की 3x का अलग कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन की तरह, और फिर इन दोनों को कंबाइंड करके इसका यही रिजल्ट आएगा। अब 6 क्वेश्चन में हमें 4e की पावर 3x प्लस 1 dx का इंटीग्रल करना है। हम इसे 2 फंक्शन समझ लेते हैं, जैसे डेरिवेटिव में हम कांस्टेंट को बाहर ही लिख देते हैं और डेरिवेटिव लिखते हैं हम, इसी तरह से कांस्टेंट बाहर और e की 3x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। एक फंक्शन तो ये हो गया पहला, प्लस और 1 dx, इंटीग्रल ऑफ 1 dx को dx ही कह सकते हैं। तो कुल मिला के हमें 2 फंक्शन का इंटीग्रल करना है। अब हमें मालूम है कि e की 3x का जो इंटीग्रल होता है, कांस्टेंट तो बाहर ही पड़ा रहेगा, e की 3x का इंटीग्रल e की 3x ही आएगा, और डिवाइड बाई 3 और चलेगा चेन रूल से, और डिवाइड बाई 3 का मतलब 4 तो पहले से है, और डिवाइड बाई 3 मतलब 4/3। तो ये तो इसका इंटीग्रल हो गया e की 3x का, 4/3 e की 3x, प्लस अब कांस्टेंट का जो इंटीग्रल होता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर लिखा हो
तो उसका इंटीग्रल होता है कांस्टेंट के साथ हम वेरिएबल लगा देंगे, x है वेरिएबल तो x लगा देंगे, dy होता तो y लिख देते। तो 1 dx, ये 1 dx है तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा x। जो भी कांस्टेंट है 1x को हम x ही लिखते हैं, अगर 2 dx होता तो 2x आ जाता। जो भी कांस्टेंट टर्म है उसके साथ वेरिएबल लगा देते हैं, तो इंटीग्रल ऐसे ही होता है किसी भी कांस्टेंट टर्म का। और प्लस का c तो ज़रूर मेंशन करना है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हर एक इंडेफिनिट इंटीग्रल के लिए जिसमें लिमिट ना हो अपर लोअर, उसमें हम प्लस c ज़रूर मेंशन करते हैं। तो कुल मिला के हमें इसका आंसर ये मिल गया। अब यहाँ बाई मेथड ऑफ इंस्पेक्शन तो कह ही नहीं रहा, और वैसे कहता भी नहीं है, मेथड कोई नहीं लिखता कि किस मेथड से करो। तो ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दो फंक्शन इनटू करके दे रखे हैं। एक्स स्क्वायर 1-1/x² से इनटू है, और इंटीग्रेशन में हमें मालूम है इनटू का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, बाई पार्ट इनटू होता है, लेकिन वो दो अलग अलग फैमिली के मेंबर्स का इनटू होना चाहिए। तो इसमें हमें सिंपल इनटू करना है, एक्स स्क्वायर को 1 से इनटू करना है और एक्स स्क्वायर को -1/x² से इनटू करना है। तो हमें दो फंक्शन मिल जाएंगे और दोनों का अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे हम। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम पहले एक्स स्क्वायर को 1 से इनटू करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल अलग कर देंगे, और एक्स स्क्वायर को जब -1/x² से इनटू करेंगे तो हमें -1 मिलेगा, माइनस और 1 का इंटीग्रल अलग कर देंगे हम। तो ये इनटू करके दो अलग अलग फंक्शन होंगे सिंपल। अब इन दोनों का सिंपल इनटू कर देंगे, और हमें मालूम है कि जो पावर रूल होता है, अगर पावर किसी लीनियर फंक्शन पे है तो इंटीग्रल का पावर रूल चलता है, पावर इंक्रीज्ड बाई 1 एंड डिवाइड बाई सेम इंडेक्स। पहले पावर को बढ़ाना है, पावर इंक्रीज्ड बाई 1 मतलब 2 की 3 हो गई, एंड डिवाइड बाई सेम इंडेक्स तो अपॉन में 3 आएगा, इसी इंडेक्स से डिवाइड करना है। तो अपॉन में 3 1/3 को ही कहेंगे, माइनस, और किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जो होता है, ये 1 तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का जो इंटीग्रल होता है वो कांस्टेंट के साथ x लगा देते हैं। तो 1 के साथ x लगा देंगे, विद रिस्पेक्ट टू x है इसलिए, विद रिस्पेक्ट टू y होगा तो 1y लिख देंगे, और 1x को हम सिर्फ x ही लिखते हैं। और जब इंटीग्रेट करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल को तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c तो ज़रूर मेंशन करते हैं। तो ये हो गया। अब 8th क्वेश्चन में हमें ax² + bx + c इसे इंटीग्रेट करना है। तो ये कुल मिला के 3 अलग अलग टर्म्स हैं, तो तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। तो जो कांस्टेंट टर्म होता है a, ये बाहर, जैसे डेरिवेटिव में कांस्टेंट को बाहर लिख देते हैं, और x² इसका इंटीग्रेशन पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया, प्लस ये b कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस c तो कांस्टेंट होता है तो हमें इंटीग्रेट करना है c dx को। तो कुल मिला के हमें इन 3 फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया। अब जो कांस्टेंट टर्म है हमें वो तो कुछ कहता नहीं, तो इसमें पावर रूल लगेगा, क्योंकि पावर के साथ जो बेस है वो लीनियर है। तो जब तक लीनियर बेस है पावर को छोड़ के, तब तक हम पावर रूल इस्तेमाल करते हैं। पावर इंक्रीज्ड बाई 1 तो पावर 2 की पावर 3 होगी इंक्रीज होके, एंड डिवाइड बाई सेम इंडेक्स तो यहाँ लिख देते हैं 1/3a कह लो या 3a/3 कह लो, एक ही बात है, प्लस अब इसमें भी पावर रूल लगेगा। तो b ये कांस्टेंट टर्म है, और पावर इंक्रीज्ड बाई 1 तो x की पावर 2 होगी, डिवाइड बाई सेम इंडेक्स तो b/2 लिख दो या 1/2b लिख दो, एक ही बात है, प्लस अब ये तो कांस्टेंट टर्म है, c मतलब कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म जो भी होगा उसके साथ वेरिएबल x आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो c के साथ x आ गया, प्लस अब वो कांस्टेंट लिखना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये c है तो इसको अलग करने के लिए c1 कह दो, k कह दो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c भी कह सकते हैं, c से अलग है, ये c और ये c एक जैसे नहीं है इसलिए c1 लिख दिया। हो सकता है एक ही हो, लेकिन हो सकता है एक ना हो, तो हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को c1 लिख दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व हो गया। अब यहाँ भी दो अलग अलग फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन
के लिए हमें डेरिवेटिव के रिजल्ट्स याद होने चाहिए। डिफरेंशिएशन अगर किसी का तैयार है तो इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है। कांस्टेंट टर्म 2 है, ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, और x की पावर 3 अलग अलग करके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, x की पावर 3 डिवाइड बाई 3, क्योंकि पावर रूल में पावर इंक्रीज्ड बाई 1 डिवाइड बाई सेम इंडेक्स, अपॉन में 3 मतलब 2/3 हो गया, प्लस e की x का डेरिवेटिव भी e की x होता है और e की x का इंटीग्रेशन भी फिर e की x ही होगा, और प्लस c। तो ये अलग अलग दो फंक्शन थे, उन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 10, √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। इस फंक्शन में हम पावर रूल डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम पावर को ढक लें तो पावर को का जो बेस है वो लीनियर फंक्शन है ही नहीं। लीनियर फंक्शन सिर्फ ax प्लस b तक होता है, ये तो रूट फंक्शन है। रूट फंक्शन लीनियर फंक्शन नहीं होता, इसलिए इसमें पावर रूल डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अगर हम इस पावर को होल स्क्वायर को खोल लें, a² प्लस b² माइनस 2ab के फॉर्मूले से, तो 3 अलग अलग टर्म्स हो जाएंगे, और फिर 3 अलग अलग टर्म्स का अभी तक जो क्वेश्चंस किए हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हीं की तरह हो जाएगा। तो √x का होल स्क्वायर, a² मतलब x हो गया, प्लस b², 1/√x का होल स्क्वायर मतलब 1/x हो गया, और माइनस 2ab, 2 इंटू दिस करेंगे तो √x से √x कैंसिल होकर 2 ही आएगा। तो कुल मिला के हमें ये 3 टर्म्स मिल गए। अब इन तीनों टर्म्स के ऊपर, क्योंकि जो बेस जो है वो लीनियर है, तो हम इन तीनों टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हम कहेंगे तो x को इंटीग्रेट किया तो पावर इंक्रीज बाई 1 डिवाइड बाई सेम इंडेक्स, तो 1/2x² हो गया ये, और प्लस 1/x का इंटीग्रल होता है log x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब क्योंकि रिवर्स ऑपरेशन है इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन का रिवर्स ऑपरेशन है, इसलिए क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, इसलिए 1/x का इंटीग्रल जो है वो log x होगा, log, और x हमेशा log हमेशा पॉजिटिव टर्म का होता है, इसलिए मोड में लिख दिया, माइनस इंटीग्रल ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज, उसके साथ में वेरिएबल लिख देते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ। तो 2 के साथ जो वेरिएबल हम x लिखेंगे, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x चल रहे हैं, और जब इंटीग्रल कर दिया हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल का, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c जरूर मेंशन करना है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में हमने शुरू में पहले स्टेप में हमने पावर रूल इसलिए अप्लाई नहीं कर पाए हम, क्योंकि ये जो बेस है, पावर को छोड़ के जो बेस है वो लीनियर नहीं है, और पावर रूल तभी अप्लाई होता है इंटीग्रेशन में जब जो बेस है, पावर को छोड़ के जो बेस बचेगा वो लीनियर होना चाहिए। अब इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव की तरह कोशिएंट रूल कुछ नहीं होता। तो अपॉन में लिखा हुआ नंबर अगर हम बाइफरकेट कर दें, तीनों टर्म्स को बांट दें, तो हमारे पास 3 अलग अलग टर्म्स हो जाएंगे, और उन्हें फिर अब तक जो 10 क्वेश्चन किए हैं उसके अकॉर्डिंग उसी की तरह हो जाएगा। तो अगर हम x² को x³ के नीचे बांटेंगे तो x बचेगा, माइनस 5x² के अपॉन में x² लिखेंगे तो सिर्फ -5 बचेगा, और माइनस 4/x²। तो 4/x² को हम कह सकते हैं 4x⁻² भी कह सकते हैं। तो कुल मिला के इसे बाइफरकेट करने से, तीनों टर्म्स को बांटने से कुल मिला के हमें ये 3 अलग अलग फंक्शंस मिल गए। अब इन तीनों फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। तो या तो तीनों को अलग अलग पहले इंटीग्रेशन लिख लो, नहीं तो डायरेक्ट कर दो। x⁻², पावर इंक्रीज बाई 1 डिवाइड बाई सेम इंडेक्स, तो 1/2x² हो गया ये, माइनस कांस्टेंट के साथ तो हम x लगाते हैं, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है तो x लगाएंगे, माइनस अब पावर इंक्रीज बाई 1, तो x⁻² में को इंक्रीज करेंगे, तो x⁻² को अगर हम इंक्रीज करेंगे 1 से तो -1 बचेगी। तो कुल मिला के हमें मिलेगी x⁻1,
और x की -1 का मतलब होता है अपोन में जाके x हो जाएगी। ये पावर इंक्रीज बाई 1 एंड डिवाइड बाई सेम इंडेक्स भी है। तो जब हम इस पावर को इंक्रीज करेंगे, चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, 4 पावर को जब हम इंक्रीज करेंगे तो पावर हो गई ये -1, -2 में 1 इंक्रीज करेंगे तो माइनस का 1 ही बचेगा, और डिवाइड बाई सेम इंडेक्स तो -1 अपोन में आएगा, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम c लिखेंगे। तो इसको ठीक से लिख लेते हैं हम। ये दो टर्म तो हमने हमारे लिखे हुए हैं सही सलामत, और -4 के अपोन में -1 तो +4 हो गया, और x की पावर -1 है तो इसे हम अपोन में x कह देंगे, और प्लस का ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में यहाँ माइनस का साइन था ही नहीं, प्लस था, तो ये प्लस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया था, माइनस की जगह यहाँ प्लस है, तो प्लस है तो प्लस का साइन आएगा 5 के साथ, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। अब क्योंकि कोशेंट रूल तो है नहीं इंटीग्रल में, तो पिछले क्वेश्चन की तरह ये √x इन तीनों टर्म्स को बाइफर्केट कर देंगे। तो जब x³ के अपोन में x की हाफ आएगी तो 3 पावर में से हाफ पावर माइनस करेंगे, 3 - हाफ, इसका मतलब 5/2 हो गई, तो x की पावर मिल गई 5/2। ये तो पहले टर्म के नीचे √x आ गया। दूसरे टर्म के नीचे √x डालेंगे तो 3 के नीचे x की पावर 1 में से हाफ माइनस करेंगे, 1 - 1/2, तो 1 - 1/2 तो 1/2 ही बचेगा, तो 3 के साथ x पर पावर बचेगी 1/2। ये इसके नीचे डाल दिया हमने, और प्लस, और जब 4 के नीचे √x डालेंगे तो इसे ऐसे ही रहने दो, 4/√x, क्योंकि इसका हमें डायरेक्ट याद होता है, अपोन में √x का डायरेक्ट रिजल्ट होता है डबल ऑफ √x इंटीग्रल में। डिफरेंशिएशन का उल्टा है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू x लिख दिया। तो कुल मिला के बाइफर्केट करने से हमें ये 3 टर्म्स मिल गए। अब क्योंकि बेस लीनियर है इसलिए पावर रूल लगेगा, पावर इंक्रीज्ड बाई 1। अब 5/2 में अगर हम 1 इंक्रीज करेंगे तो ये 7/2 हो गया, तो पावर इंक्रीज्ड बाई 1 में 7/2 पावर आएगी x के ऊपर, और डिवाइड बाई सेम इंडेक्स तो 7/2 यहाँ लिखेंगे तो कुल मिला के 2/7 मिलेगा। अपोन में जब हम 7/2 लिखेंगे तो 2/7 ही मिलेगा आखिरी में, प्लस ये 3 तो कांस्टेंट टर्म है ही, और 1/2 को इंक्रीज करेंगे 1 से तो ये 3/2 हो गया, तो पावर तो हो गई 3/2, और डिवाइड बाई सेम इंडेक्स 3/2 लिखेंगे तो कुल मिला के हमें 2/3 मिलेगा, प्लस अब 4 के साथ, 4 तो कांस्टेंट हो गया, और 1/में √x का इंटीग्रल डायरेक्ट बच्चों को याद होना चाहिए, वो होता है डबल ऑफ √x। क्योंकि √x का डेरिवेटिव होता है 1/डबल ऑफ √x, √x का डेरिवेटिव होता है 1/डबल ऑफ √x, तो 1/√x का इंटीग्रल होगा डबल ऑफ √x, ये उसका उल्टा है। तो ये बच्चों को सीधा याद होना चाहिए, और प्लस का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c लिख दिया। ये याद होना चाहिए कि 1 के अपोन में जब भी रूट फंक्शन होगा dx के अपोन में, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को अलग कर दो, तो कांस्टेंट अलग, और 1 के अपोन में जब भी √x होगा उसका इंटीग्रेशन आएगा डबल ऑफ दिस √x। और फिर चेन रूल भी चलती है, डेरिवेटिव में चेन रूल भी चलती है, इंटीग्रेशन में भी चेन रूल चलती है। तो अब चेन रूल में क्योंकि dx/dx आएगा तो वो तो 1 ही हो गया, तो कुल मिला के हमें ये आंसर मिला। अब आंसर को ये ठीक थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, जो ये जैसे 3 कैंसिल हो रहा है, ये तो पहला टर्म तो ये सोल्ड है पूरी तरह से। 3 से 3 कैंसिल होने पर हमें मिलेगा 2x की पावर 3/2, प्लस ये 4 2 जाए तो 8 हो गया √x, और प्लस का कांस्टेंट टर्म आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो ये कुल मिला के 16 हो गया।
अब जब कभी भी न्यूमरेटर जो है ना, डिनोमिनेटर की पावर और न्यूमरेटर की पावर एग्जैक्टली सेम भी हो तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। न्यूमरेटर की पावर हमेशा डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले डिवीजन चलता है, और डिवाइड करने का एक मेथड ये भी है, फैक्टर करके कैंसिल कर दो, या फिर डिवाइड कर लो डायरेक्ट 9th क्लास की तरह। तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर कर लेते हैं। डिवीज़न और फैक्टर एक ही बात है। एक्स स्क्वायर यदि कॉमन लें पहले दोनों टर्म में से, पेयरिंग कर लेंगे तो x-1 बचेगा, प्लस इनमें से सिर्फ 1 ही कॉमन लिया जा सकता है, x-1, और डिवाइड बाई x-1। ये कुल मिला के हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब हम देख सकते हैं x-1 तो कॉमन है दोनों फंक्शंस में, और x² + 1 मिलेगा हमें इनटू में x² - 1 कॉमन, तो x² + 1 बचा, और x-1। अब इसे इंटीग्रेट करने का मतलब है ये कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया, x² + 1 को ही इंटीग्रेट करना है। और जब x² + 1 को इंटीग्रेट करना है तो पावर रूल लगेगा इसमें, और कांस्टेंट के साथ x लगेगा। पावर इंक्रीज्ड बाई 1 तो x की पावर 3 हो गई, डिवाइड बाई सेम इंडेक्स तो 1/3, और प्लस, और कांस्टेंट के साथ तो x लगाते हैं हम, 1x को सिर्फ x ही लिखते हैं, और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल में। तो ये सोल्व हो गया। अब यहाँ दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई करके लिखे हुए हैं, तो प्रोडक्ट रूल तो इंटीग्रेशन में है नहीं बाई पार्ट के अलावा, और बाई पार्ट में तो तभी चलता है जब दोनों फंक्शन अलग फैमिली के हों। तो √x को हम दोनों से इंटू कर लेंगे तो दो अलग अलग फंक्शन बन जाएंगे, फिर दोनों को इंटीग्रेट कर लेंगे। तो √x का जब 1 से इंटू करेंगे तो √x ही मिलेगा, और √x का मतलब x की पावर हाफ होती है, और माइनस, और √x को जब हम x से इंटू करेंगे तो x की पावर यहाँ 1 है, तो 1 में हाफ ऐड हो जाएगा, 1 पावर और x की पावर हाफ ऐड होके 3/2 पावर बन जाएगी। तो कुल मिला के हमें 3/2 x की पावर 3/2 मिला इनका प्रोडक्ट। तो ये दो अलग अलग फंक्शंस हो गए। अब इन दोनों अलग अलग फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो x की पावर हाफ, तो ये बेस तो लीनियर ही है, इसलिए पावर इंक्रीज्ड बाई 1। तो 1/2 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो 1/2 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो 3/2 मिलेगा। तो x की पावर तो हो गई 3/2, और डिवाइड बाई सेम इंडेक्स करेंगे तो 2/3 मिलेगा यहाँ। अब हमें 3/2 में ऐड करना है 1 को, 3/2 में पावर इंक्रीज बाई 1 तो ये 5/2 हो गया। तो माइनस का ये साइन है ही, x की पावर हो गई हमारे पास 5/2, और डिवाइड बाई सेम इंडेक्स करेंगे तो 2/5 करके आ जाएगा यहाँ प्लस, और प्लस का कांस्टेंट टर्म जो c देना ही है हमें। तो कुल मिला के हमें ये आंसर मिल गया, 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2। इसका रेसिप्रोकल ही होता है सामने, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो कुल मिला के ये रिवर्स होके ही आएगा, और प्लस का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये कुल मिला के सोल्व हो गया। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए पहले ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह √x पहले इससे इंटू होगा तीनों से, तो अलग अलग 3 फंक्शन मिल जाएंगे। जब हाफ पावर को 2 में ऐड करेंगे, हाफ और 2, तो कुल मिला के हमें 5/2 मिलेगा। तो पहला टर्म तो बन गया x की पावर 5/2 इनका प्रोडक्ट, प्लस 2 और x की पावर हाफ में 1 ऐड होगी, तो हाफ में जब 1 ऐड करेंगे तो 3/2 मिलेगा। तो x की पावर 3/2 प्लस 3, और √x का मतलब तो x की हाफ होती है। तो कुल मिला के हमें ये 3 टर्म्स मिल गए। इन्हें इंटीग्रेट करने का मतलब इन तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। पावर रूल सब में अप्लाई होगा क्योंकि बेस तो सारा लीनियर है। तो x की पावर जब 5/2 में 1 ऐड करेंगे तो 7/2 मिलेगा, और डिवाइड बाई सेम इंडेक्स करेंगे तो यहाँ रेसिप्रोकल होके आएगा इसका। पावर यदि इंक्रीज होने के बाद रेशनल नंबर में है तो उस रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल सामने आ जाता है, बस यही है। तो x की पावर 3/2 में जब 1 ऐड करेंगे तो 5/2 मिलेगा,
और 5/2 जब सामने आएगा तो 2/5 होगा, और 2 पहले से पड़ा हुआ है, तो कुल मिला के 4/5 हो गया। 2 × 2/5, तो 2 × 2/5 4/5 हो गया, प्लस x की पावर इंक्रीज जब होगी तो हाफ में 1 ऐड करेंगे तो कुल मिला के 3/2 मिलेगा। और 3/2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल करके, तो 3 से 3 कैंसिल होके 2 ही मिलेगा हमें। और ये तीनों टर्म्स मिल गए, और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम भूलते नहीं, इंटीग्रल अगर इनडेफिनेट है तो। अब इस क्वेश्चन में को भी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ 3 लिखा हुआ था 3x², तो यहाँ 3 मिलेगा। जब 3 मिलेगा तो 2/7 का 3 जा हो जाएगा, तो कुल मिला के 6/7 हो जाएगा। ये जो 2 है इसकी जगह हमें मिल जाएगा 6/7। अब क्वेश्चन ही गलत लिखा तब तो आंसर गलत आएगा ही। अब यहाँ 3 अलग अलग फंक्शन है, तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। तो 2 तो कांस्टेंट है, और x की पावर इंक्रीज्ड बाई 1 करेंगे तो x² हो गया, और डिवाइड बाई सेम इंडेक्स तो 2/2 ही आएगा, माइनस कांस्टेंट 3, और cos x का इंटीग्रल होता है sin x, माइनस का साइन तो बाहर पड़ा रहेगा, 3 भी पड़ा रहेगा, cos x का इंटीग्रल sin x होता है। जिनका आंसर को में नहीं आता, CO से शुरू नहीं आता, वो पॉजिटिव ही होते हैं। तो cos x का इंटीग्रल sin x होता है, जबकि cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, प्लस e की x का इंटीग्रल e की x ही होता है, और प्लस का c। अब इस 2/2 को हम कैंसिल करके 1 लिख दें अगली लाइन में, तो ये आंसर आ गया x² - 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। अब इसमें भी 3 अलग अलग फंक्शंस हैं, तो इन तीनों फंक्शंस को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। ये 2, इसमें पावर रूल रहेगा x इंक्रीज्ड बाई 1, पावर इंक्रीज्ड बाई 1 डिवाइड बाई सेम इंडेक्स, तो 3 यहाँ नीचे आ जाएगा 2/3 माइनस 3, और sin x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x, तो जब हम माइनस cos x लिखेंगे तो इसका माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos x का जो यहाँ माइनस आया था वो इसे प्लस कर देगा, तो 3 cos x प्लस का आ गया, प्लस ये 5 की पावर x की पावर 1/2 है, तो 5 के साथ x की पावर जब 1/2 लिखेंगे तो 1/2 को जब इंक्रीज करेंगे बाई 1 तो कुल मिला के 3/2 हो जाएगी, तो पावर तो हो गई 3/2 इंक्रीज करके, इंक्रीज बाई 1 से 3/2, और डिवाइड बाई सेम इंडेक्स करेंगे तो यहाँ 2/3 आएगा। रेसिप्रोकल में आ जाती है, रेशनल नंबर में पावर हो तो, या अपॉन 3/2 से 2/3 मिलेगा, तो 10/3 हो गया कुल मिला के ये, और प्लस का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो लिखना ही होता है, तो इसे लिख देंगे 10/3, तो हो गया ये क्वेश्चन। अब 18th क्वेश्चन में sec x इंटू sec x प्लस 10x, तो प्रोडक्ट रूल तो इसमें लगेगा नहीं क्योंकि ये अलग फैमिली के हैं नहीं, वो तो बाई पार्ट हमें आगे सीखना है। तो sec x को जब sec x से इंटू करेंगे तो मिलेगा हमें sec² x, प्लस और sec x को जब 10x से इंटू करेंगे तो मिला sec x 10x। अब ये दो अलग अलग फंक्शंस हो गए और इन्हें इंटीग्रेट करना है हमें। अब sec² का जो इंटीग्रल वैल्यू होती है वो 10x का डेरिवेटिव sec² x होता है, इसलिए sec² x का इंटीग्रल 10x होगा। ये इन्वर्स ऑपरेशंस होते हैं, इंटीग्रल और डेरिवेटिव। तो इंटीग्रल ऑफ sec² x हमें 10x मिलेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, ये डायरेक्ट याद होते हैं। तो जिस बच्चे को याद है 10x का डेरिवेटिव sec² x होता है, तो उसे फिर उसके रिवर्स प्रोसेस के अकॉर्डिंग sec² x का इंटीग्रल 10x होता है, ये याद होना चाहिए। और 7.1 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट फार्मूले से आ रहे हैं। इनमें हमें पहले से पता होता है कि दिया गया फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो जिस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है इसका इंटीग्रेशन वही फंक्शन होगा। sec x 10x, तो हमें मालूम है sec x का डेरिवेटिव sec x 10x होता है, तो जिस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है वही फंक्शन इसका इंटीग्रल होगा। बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यही होता है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। sec x 10x का इंटीग्रल होगा sec x,
ये हमें याद होना चाहिए कि sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है, इसलिए sec x tan x का इंटीग्रल sec x होगा और प्लस का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो लिखना ही होता है। ये हो गया। अब sec स्क्वायर x अपॉन कोसेक स्क्वायर x, तो कोशेंट रूल तो हमारे पास है नहीं, लेकिन 10th क्लास की तरह sec स्क्वायर x को हम 1 कोस स्क्वायर x लिख सकते हैं और कोसेक स्क्वायर को 1 साइन स्क्वायर, तो 1 साइन स्क्वायर कुल मिला के अल्टीमेटली हमें साइन स्क्वायर x/1 मिलेगा। तो इंटीग्रेट अब हम इस फंक्शन को करेंगे, sec स्क्वायर 1 कोस स्क्वायर हुआ और कोसेक स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर, कुल मिला के साइन स्क्वायर, तो कुल मिला के हमें tan स्क्वायर बन गया। ये साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर। तो हमें इंटीग्रेट करना है tan स्क्वायर x को, तो ये डबल फिगर से हम सिंगल फिगर में आ गए। अब हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रल जब भी हमें पूरे चैप्टर में इंटीग्रेशन में करना होगा तो इसे पहले sec स्क्वायर x-1 में कन्वर्ट कर देंगे। sec स्क्वायर x-1, ये 10th क्लास का फॉर्मूला है कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, x हो तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 होता है, इसलिए tan स्क्वायर x sec स्क्वायर -1 होता है। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि tan स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें नहीं आता और sec स्क्वायर का हमें डायरेक्ट पता है कि sec स्क्वायर जो है tan x का डेरिवेटिव होता है, इसलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x होगा। इसी तरह से कोट स्क्वायर जब मिलेगा हमें तो हमें उसे कोसेक स्क्वायर -1 लिख के करना होगा। तो ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है। tan स्क्वायर जब भी आएगा उसे sec स्क्वायर -1 में कन्वर्ट करो। अब इन दोनों का इंटीग्रल हमें मालूम है। sec स्क्वायर x जो है ना, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, इसलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x होगा। ये बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। माइनस और कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रल तो कांस्टेंट के साथ x लगाते हैं, तो 1x को तो x ही लिखते हैं और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट छोड़ते नहीं। तो ये कुल मिला के आंसर आ गया। तो यहाँ पर कोशेंट रूल तो है नहीं हमारे पास, तो कोस स्क्वायर को बाइफरकेट करेंगे पहले तो कुल मिला के हमें 2 अपॉन में कोस स्क्वायर मिला। 2 अपॉन में कोस स्क्वायर को हम 2 सेक स्क्वायर कहेंगे, तो कुल मिला के हमें 2 सेक स्क्वायर x मिला। जब हम 2 के अपॉन में कोस स्क्वायर डालेंगे, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, तो 2 अपॉन में कोस स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर हो गया। माइनस 3 के साथ अलग इंटीग्रेशन का साइन भी लगा लेते हैं, दोनों को अलग बांट देंगे, dx भी लिखना पड़ेगा फिर यहाँ। तो साइन के अपॉन में कोस तो 10 होता है, 3 तो रहने दो, 3 बाहर ही लिख लेते हैं। साइन अपॉन में कोस तो 10 हो गया और 1 अपॉन में कोस सेक हो गया, तो कुल मिला के sec x tan x मिल गया। कोस स्क्वायर 2 बार है ना, एक बार तो साइन के अपॉन में कोस दिया, वो तो 10 हो गया, और एक 1 अपॉन में कोस सेक होता है, तो sec x tan x। tan x sec x की बजाय sec x tan x लिखते हैं, क्योंकि हमें याद है कि sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है, इसलिए sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x ही मिलेगा और इसके साथ भी dx। जब हमने अलग अलग दो जगहों पे लिख दिया तो dx दोनों के साथ लिखना पड़ेगा। अब हमें मालूम है tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, इसलिए sec स्क्वायर का इंटीग्रल tan x होगा, तो 2 के साथ tan x आ गया। ये कांस्टेंट तो हमें कुछ कहता नहीं। माइनस 3 के साथ sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x मिलेगा, क्योंकि sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है, इसलिए sec x tan x का इंटीग्रल sec x मिलेगा। ये स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जो हमें डायरेक्ट याद होने चाहिए, और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब ये दो अलग अलग फंक्शन हैं, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। पहले दोनों को अलग अलग लिख भी सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो रूट x का मतलब होता है x की पावर हाफ, और x की पावर हाफ का मतलब है कि इंक्रीज बाई 1 करेंगे तो 3/2 हो गई, तो कुल मिला के x की पावर 3/2 होगी। डिवाइड बाई सेम इंडेक्स करेंगे 3/2, तो ये 2/3 बन के यहाँ आएगा, रेसिप्रोकल होगा इसका। प्लस और 1/रूट फंक्शन जब भी हो डबल ऑफ रूट फंक्शन लिखते हैं इंटीग्रल में, 2√x। ये याद होना चाहिए। हमें याद है कि डेरिवेटिव जो होता है ना रूट x का, रूट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 अपॉन में 2 रूट फंक्शन होता है, 1 अपॉन में 2 रूट फंक्शन। इसीलिए इसका जो इंटीग्रल करेंगे, जैसे मान लो हमने इनको इंटीग्रेशन का साइन देना है,
तो पहले dx को यहाँ शिफ्ट करते हैं हम बाई मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो d से ये कैंसिल होगा, तो ये रूट x हो गया, और सामने है हमारे पास इंटीग्रेशन 1/2 रूट x। अगर 1/रूट x चाहिए तो 2 यहाँ से निकल के यहाँ आएगा, तो कुल मिला के 1/रूट x का जो इंटीग्रल होगा वो डबल ऑफ रूट x होगा। इसलिए इसको x की पावर -½ लिखने के बाद पावर रूल अप्लाई करने की बजाय ये याद करना चाहिए कि 1/√x फंक्शन का जो इंटीग्रल होता है वो डबल ऑफ रूट फंक्शन होता है, डेरिवेटिव का उल्टा है ये, और प्लस का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो लिखना ही है। अब हमें गिवन है कि डेरिवेटिव ऑफ f(x), किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, ये फंक्शन हमें ढूंढना है, फंक्शन को ढूंढ के निकालना है, यही क्वेश्चन है। तो f(x) कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ये गिवन है, और हमने ये सीख रखा है, चलो लिख लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ f(x) विद रेस्पेक्ट टू x इज गिवन 4x³ - 3/x⁴, ये गिवन है। हमने ये तो सीख ही रखा है कि इंटीग्रेट करने से पहले dx को शिफ्ट करना होता है। हमें फंक्शन चाहिए ना, डेरिवेटिव फंक्शन का पता है और हमें इसका फंक्शन का पता लगाना है। तो डेरिवेटिव dx तो पहले उधर शिफ्ट होगा इंटीग्रेशन से पहले, तो हमने dx लिख दिया। अब जब इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो हमें मालूम है कि इंटीग्रल का साइन और d कटता है। जब हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पता होता है तो डेरिवेटिव जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन मिलेगा। इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन, और जो डेरिवेटिव होता है और जो इंटीग्रेशन होता है वो एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेशंस होते हैं। अगर हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पता है तो ये जो डिराइव्ड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन ये f(x) होता है। तो ये जब कट गया तो हमें f(x) मिल गया। f(x) इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो 4x³ का इंटीग्रेशन x की पावर 4 हो जाएगी, पावर इंक्रीज्ड बाई 1 डिवाइड बाई सेम इंडेक्स, तो 4/4 आएगा। तो 4/4 तो कैंसिल हो गया, 4/4 ही तो लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ये, तो माइनस, अब x की पावर -4 है ये, तो x की पावर ऊपर जाएगी तो x की पावर माइनस, ये 3 तो हम एज इट इज़ मेंशन करेंगे। x की पावर -4 का मतलब है -4 को इंक्रीज जब करेंगे, इंक्रीज्ड बाई 1, तो -3 मिलेगी। तो कुल मिला के हमें -3 मिली जब इंक्रीज किया, और डिवाइड बाई सेम इंडेक्स करेंगे तो अपॉन में -3 आएगा, और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो आएगा ही, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं हम बिना लिमिट के। तो इसको हम ठीक से लिख लेते हैं पहले। तो ये तो x की पावर 4 मिली, माइनस ये 3 हुआ, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस भी प्लस में बदल गया, और x की पावर -3 को हम 1 में x³ कह सकते हैं पॉजिटिव करके, और प्लस का c। अब यहाँ तक तो हमने f(x) ढूंढ लिया। अब f(x) का जो c है, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए उसने कंडीशन दे रखी है कि f2 की वैल्यू 0 बता रखी है उसने, 0 है। जब हमें f2 की वैल्यू को 0 दिया गया है, और इसका मतलब ये हो गया f की वैल्यू x की जगह जब हम 2 भरेंगे तो 0 आएगा। तो f(x) का आंसर ये है, तो x की जगह हम 2 भरेंगे तो 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16, प्लस 1/2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया, और प्लस का ये c है ही, और इसे उसने 0 बोला है। f2 की वैल्यू 0 होने का ये मतलब है। तो f2 यदि 0 है तो हमें c की वैल्यू क्या मिलेगी। अब हमें इसे ऐड करना है, तो हमें मालूम है कि ये तो एलसीएम से ही आएगा, 8 6 जा 48, और 8 और 4 12, 128 + 1 डिवाइड बाई 8 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कुल मिला के हमें c की वैल्यू मिली -129/8। इसका मतलब ये हो गया कि जो c की वैल्यू है वो मिलेगी हमें -129 डिवाइड बाई 8, ये c है। अब इस c की वैल्यू को हम f(x) की
इस फंक्शन में रख देंगे तो एफ एक्स एग्जैक्टली मिल जाएगा हमें। सी की पर्टिकुलर वैल्यू निकालने के लिए उसने कंडीशन दे दी कि F2 की वैल्यू 0 है, तो हम सी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे कि जो फंक्शन ढूंढा था, पूछा था हमसे, जो फंक्शन एफ एक्स है वो सी की वैल्यू पुट करने पर हमें मिला x की पावर 4 प्लस 1/x⁻³ और प्लस सी की जगह हम लिखेंगे माइनस का 129/8, माइनस का 129/8। तो कुल मिला के ये आंसर आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में छपता है।